नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है ऑप्ट्यूजर्स पे। तो आज हम लोग कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को कवर करेंगे जो कि 2021 के CUET एम इकोनॉमिक्स एंट्रेंस एग्जामिनेशन का पेपर का हल है। तो ये जो वीडियो है आपके इस बार के एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि किस तरीके का आपका पेपर आया था। ये हमारा पार्ट 2 है। पार्ट 1 जो है कवर कर लीजिएगा, लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल पर न्यू होंगे तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस करना नहीं भूलेगा। स्टार्ट करते हैं पहले प्रश्न से। यहाँ पर हमारा प्रश्न है व्हाट इज़ ए इफ़ बी इक्वल्स टू 1 4 3 ए। और यहाँ पर एक सिंगुलर मैट्रिक्स है। आप सभी को पता है कि सिंगुलर की जो वैल्यू होती है वो 0 के बराबर होती है। नॉन सिंगुलर होता है तो समटाइम उसकी वैल्यू कुछ भी आती है, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 एनीथिंग आ सकती है। तो हम इस जो है मैट्रिक्स को पहले तो आप डिटर्मिनेंट के फॉर्म में ले लो, 1 4 3 ए इक्वल्स टू 0 लिख लो, ठीक है। अब आपको पता है कि इसको हम क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो यहाँ पर आपका हो जाएगा a माइनस 12, ठीक है, 3 4 ज़ा 12 और इक्वल्स टू 0 ले लेंगे तो हमारे a की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 12 आ जाएगी। यानी ऑप्शन 4 हमारा करेक्ट है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। ये आपका मैट्रिक्स गिवन है। अब हमें जो है निकालना है डिटर्मिनेंट ऑफ a, ठीक है। हमें निकालना क्या है, आपका डिटर्मिनेंट के पहले तो उसको डिटर्मिनेंट के फॉर्म में लिख लीजिए, 2 1 1 माइनस 1, ठीक है। अब आप इसको डिटर्मिनेंट के फॉर्म में लिखोगे तो -2 और -1। आपको पता है कि क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं इसको इससे और इसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा -2 और -1 आएगा। तो हमारा आंसर बनेगा -3, यानी ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा है इफ़ ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स ए का ऑर्डर क्या है आपका, m इंटू पी है, ठीक है। आपका m इंटू पी है ऑर्डर एक ए मैट्रिक्स का जो ऑर्डर है वो आपका m इंटू पी है। इसी तरीके से जो मैट्रिक्स भी है उसका ऑर्डर है p इंटू एन। तो अगर हम a और b दोनों का ऑर्डर निकाल लें तो, ठीक है, p इंटू एन, तो हम a इंटू बी का निकालेंगे तो याद रखिएगा m इंटू एन हमारा ऑर्डर बनेगा, यानी ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। y इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी, वॉट वुड बी द डेरिवेटिव ऑफ इक्वेशन विथ रिस्पेक्ट टू x। तो पहली बात तो आप इक्वेशन लिख लो, y इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी, ठीक है। आप इस तरीके से इसको लिख लो। अब x के रिस्पेक्ट में इसको जो है डिफरेंशिएट करोगे तो आपका आ जाएगा m, ठीक है, आपका dx अपॉन x इंटू एक्स प्लस आपका डिफरेंशिएशन ऑफ c इज़ अ कांस्टेंट। तो आप सभी को पता है कि यहाँ पर जो कांस्टेंट का जो डिफरेंशिएशन होता है वो आपका 0 होता है ना, यहाँ पर 0 हो जाएगा और यहाँ पर ये 1 हो जाएगा, है ना, क्योंकि हमें पता है कि dx अपॉन dx का डिफरेंशिएशन हमेशा 1 के बराबर होता है, क्लियर। तो यहाँ पर 1 हो जाएगा तो बचेगा क्या आपका, dy अपॉन dx इक्वल्स टू m इंटू 1 प्लस 0। अब इसको लिख सकते हैं कि ये m के बराबर है, यानी ऑप्शन बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका सेट दिया हुआ है यहाँ पर, मतलब एक तरीके से इसको फाइंड करना है। तो आपकी इतनी वैल्यूज़ गिवन है, आपको a इंटरसेक्शन b फाइंड करना है n का। तो आपको पहली बात तो फार्मूला पता होना चाहिए कि a यूनियन b, इसका फार्मूला क्या होता है, na प्लस nb, ठीक है, माइनस क्या हो जाता है, n a इंटरसेक्शन b, ठीक है। आपका ये फार्मूला, पर हम इस दोनों के पोजीशन, क्योंकि हमें वैल्यू किसकी गिवन है, यूनियन की गिवन है ना, तो हम इसको इधर लेके आएंगे, ठीक है। तो फार्मूला हमारा बन जाएगा एन ए इंटरसेक्शन बी, ठीक है। हम लिख सकते हैं एन ए प्लस एन बी माइनस एन ए यूनियन बी, ठीक है। ये आपका फार्मूला था। अब उसको सारी वैल्यूज़ पुट कर लो, 20 प्लस 35 माइनस 50। अब आपका आ जाएगा 55 माइनस 50, तो आंसर आ जाएगा आपका 5, ठीक है, आंसर आपका 5 आ जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा डिफरेंस फाइंड करना है। दो आपको सेट्स दिए हुए हैं, आपको सेट ये दिया हुआ है, ये दिया हुआ है, तो क्या एलिमेंट बचेगा इस वाले सेट में, तो याद रखिएगा कि 3 और 8 बचेगा, ठीक है। आप माइनस कर लो, देख लो, 1 आपका देखो यहाँ पर 1 कॉमन है, ठीक है, 1 इसमें कॉमन है, ठीक है, 2 आपका कॉमन हो गया, ठीक है, 3 कॉमन हो गया, 3 नहीं कॉमन है क्योंकि 3 तो आपका है ही नहीं इसमें, 6 आपका जो है कट गया। अब बचा क्या आपके पास, 3 और 8, तो यहाँ पर ऑप्शन सी का करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट हम देखेंगे द प्रेजेंस ऑफ नो एक्सटर्नलिटी। अगर आपका कोई भी एक्सटर्नलिटी प्रेजेंट नहीं है, ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, तो पहला ऑप्शन है सोशल मार्जिनल कॉस्ट एंड द प्राइवेट मार्जिनल कॉस्ट कैन नॉट बी कंपेयर्ड।
दूसरा है आपका सोशल मार्जिनल कॉस्ट इज़ लेस देन प्राइवेट मार्जिनल कॉस्ट। दूसरा है आपका सोशल मार्जिनल कॉस्ट एक्सीड्स द प्राइवेट मार्जिनल कॉस्ट, ठीक है। और दूसरा क्या है आपका सोशल मार्जिनल कॉस्ट इक्वल्स टू आपका प्राइवेट मार्जिनल कॉस्ट। तो यहाँ पर आपका जो है फोर्थ वाला करेक्ट होगा। एक बार इसको वेरीफाई कर लीजिएगा ज़रूर से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आपको इसका इंटीग्रेशन करना है, पर आपको यहाँ पर लिमिट दी हुई है। तो पहली बात तो आप इंटीग्रेट कर लो, 3x² को इंटीग्रेट करो तो क्या आ जाएगा आपका, 3 बाहर लोगे इंटीग्रेट करोगे x² को तो क्या आ जाएगा इसका इंटीग्रेशन आपका हो जाएगा x⁻³ प्लस 2 + 1 अपॉन 2 + 1, ठीक है। तो आपका बनेगा ये 3x⁻³ अपॉन 3 कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। हमारा बस बचेगा क्या, x³ अब x³ पे हमें लिमिट चेक करनी है। हमारा अपर लिमिट क्या है 2 है और लोअर लिमिट हमारी क्या है 3 है। तो हमें पता होना चाहिए कि अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करते हैं। हमारी अपर लिमिट क्या है 2 है तो हम 2 का क्यूब करेंगे, ठीक है। और हमारी लोअर लिमिट क्या है 1 है तो हम उसका 1 का क्यूब करेंगे। अब 2 का क्यूब क्या होता है 8 है ना, आपका 8 हो जाता है और 8 - 1 हो जाएगा। तो 8 - 1 करोगे तो तुम्हारा आ जाएगा 7। तो ऑप्शन कौन सा करेक्ट है यहाँ पर आपका 7 वाला, ठीक है। मतलब सॉरी 7 मतलब फोर्थ वाला। मतलब इसमें पहले बात तो आपको करना क्या है, आप इंटीग्रेट कर लो, ठीक है। आपको पता होना चाहिए कि x⁻n का इंटीग्रेशन क्या होता है। आपको पता ही होगा अगर आपने सीखा होगा तो इंटीग्रेशन ऑफ x⁻n क्या होता है हमारा, याद रखिएगा कि यहाँ पर फिर से मैं लिख देती हूँ। x⁻n का होता क्या है n+1 अपॉन n+1, ठीक है। आपको करना यही है, इंटीग्रेट पहले कर लो, फिर जो भी आएगा उसमें अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करना, वैल्यूज़ रख के अपर लिमिट का लोअर लिमिट का माइनस कर दो, आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पर आंसर आया था 7, ठीक है। इसको हमें जो है इंटीग्रेट करना है, इजी है, बहुत टफ नहीं है। पहले तो इक्वेशन लिख लो, है ना। जो है ब्रैकेट में 5x³ + 4x² + 3 और आपका dx, ठीक है। तो इंटीग्रेट करेंगे फर्स्ट वाले को तो हमारा आ जाएगा x⁴ अपॉन 4, ठीक है। मतलब आफ्टर इंटीग्रेशन, मतलब इसको इरेज कर लेना। 4 हो जाएगा आपका x⁻³ अपॉन 3, ठीक है, ओके। अब नेक्स्ट वाला हो जाएगा हमारा आपका x, ठीक है। और बचेगा यहाँ पर आपका +c। तो यहाँ पर कौन सा वाला करेक्ट है, फर्स्ट वाला, ठीक है। ऑप्शन ए इज़ करेक्ट हियर। नेक्स्ट देखेंगे, यहाँ पर आपके डेरिवेटिव फाइंड करना है। तो पहली बात तो अब इसको डिफरेंशिएट कर लो विथ रिस्पेक्ट टू x। तो आप जब डिफरेंशिएट करोगे तो आपको पता है कि पहले तो आप इक्वेशन चलो लिख लो, f(x) 5x³ + 12x² + 10x + 5। चलो अब इसको इंटीग्रेट कर, पहले डिफरेंशिएट करते हैं। अब डिफरेंशिएट करेंगे तो हमारा आ जाएगा ये आपका 5 × 3x², ठीक है। यहाँ पर आ जाएगा 12 × 2, ठीक है, 12 × 2x। आपको करना है, इसके लिए आपको सीखना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पर हमारा 10 रहेगा और उसके बाद हम इसका करेंगे नहीं क्योंकि 0 आता है, ठीक है। तो आप इसको अगर फर्दर आप फाइंड करोगे तो आपका क्या आ जाएगा 15x², ठीक है, 24x, ठीक है, और प्लस आपका हो जाएगा 10। अब इस पे जो आपकी वैल्यू है 2 उसको पुट कर लो, ठीक है। 2 आप यहाँ पर जो दिया हुआ है ना x की वैल्यू पुट कर लो। तो यहाँ पर पुट करोगे तो 15 जो है आपका 2 का स्क्वायर है ना, x की वैल्यू है 2 ना, वहाँ पर पुट कर लो। तो यहाँ पर 24 × 2 + 10। अब इसको फाइंड आउट करो कितना आएगा। तो आपका यहाँ पर हो जाएगा हमारा 15 × 4, ठीक है, प्लस आपका हो जाएगा 48 है ना, और + 10। अब इसको करेंगे 15 4 जा, इसको सॉल्व कर लीजिए 60, ठीक है, 60 48 + 10। तो यहाँ पर हो जाएगा आपका 70 + 48, ठीक है। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा 8 और हमारा आ जाएगा 118, ठीक है। हमारा आ जाएगा आंसर ये आपका 118। यानी आपको करना क्या है, आपको पहली बात तो डिफरेंशिएट करना है। आपको डिफरेंशिएशन आप आना चाहिए किसका, xn का,
है ना। अगर हम एक्स एन को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, तो याद रखिएगा हम एन को पहले लिखते हैं और एक्स को लिखते हैं, फिर एन माइनस वन कर देते हैं। मैंने सिंपली यही किया है। और आप यही करने के बाद जो है आप पहले तो डिफ्रेंशिएट कर लो, फिर एक्स की वैल्यू लास्ट में पुट कर लेना, फिर आपका आंसर बन जाएगा 118। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इफेक्टिव डिमांड अकर, कहाँ पर आपकी इफेक्टिव डिमांड अकर होती है, तो याद रखिएगा कि जहाँ पर आपके एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई के बराबर होती है वहाँ पर हमारा इफेक्टिव डिमांड अकर होता है। एग्रीगेट डिमांड का फॉर्मूला होता है आपके, एग्रीगेट डिमांड का फॉर्मूला आपके होता है C + I, और एग्रीगेट सप्लाई का फॉर्मूला होता है C + S। ठीक है, अब जहाँ पर बराबर होगा एग्रीगेट डिमांड आपके एग्रीगेट सप्लाई के, तो आपका होता है C + I = C + S। C कैंसिल आउट हो जाएगा तो I = S। ठीक है, यहाँ पर आपका इफेक्टिव डिमांड क्रिएट होगा। क्लियर, तो जहाँ पर एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई के बराबर होता है वहीं पर हमारी इफेक्टिव डिमांड होती है। विच ऑफ द फॉलोइंग बिलोंग्स टू द कंजप्शन सेक्टर, कौन सा आपका कंजप्शन सेक्टर है, तो याद रखिएगा हाउस होल्ड, ईजी क्वेश्चन है। इंडिफरेंस कर्व का मतलब क्या है, क्या आपका इक्वल्स टू द कंजप्शन ऑफ टू गुड होता है, या फिर इक्वल यूटिलिटी फ्रॉम द कंजप्शन ऑफ टू कॉम्बिनेशन ऑफ गुड, या फिर आपका कंज्यूमर इनकम को बताता है, या फिर इक्वल्स टू द प्राइस ऑफ कंज्यूम्ड गुड। तो यहाँ पर ऑप्शन सेकंड करेक्ट होगा, हमको सेम सेटिस्फैक्शन मिलता है। ठीक है, सेम यूटिलिटी, इक्वल यूटिलिटी मिलती है जैसे हम दो कॉम्बिनेशन को कंज्यूम करते हैं। नेक्स्ट हमारा है इन जनरल इक्विलिब्रियम। जनरल इक्विलिब्रियम का प्लीज़ आप इसका आंसर फाइंड करके कमेंट सेक्शन में बताइएगा, ये आपके लिए HW है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ अबाउट फिक्स्ड इनपुट इज़ करेक्ट, कौन सा स्टेटमेंट फिक्स्ड इनपुट के लिए आपका करेक्ट है, तो क्या इट्स प्राइस इज़ फिक्स, क्या फिक्स्ड प्राइस होगा, फिक्स्ड इनपुट का मतलब फिक्स प्राइस होगा, नो, गलत है। इट्स क्वांटिटी इन द लॉन्ग रन इज़ फिक्स्ड, कभी नहीं, कभी भी आपके इनपुट की लॉन्ग रन में क्वांटिटी फिक्स नहीं की जाती, क्योंकि हमें पता है कि लॉन्ग रन में सारी चीज़ें वेरिएबल हो जाती हैं, सारे फैक्टर्स। क्या इसकी क्वांटिटी शॉर्ट रन में फिक्स की जाती है, यस इट इज़। आपके शॉर्ट रन में हम एक फिक्स इनपुट का फिक्स कर देते हैं ना, फिक्स इनपुट जैसे आपका लैंड हो गया, कैपिटल हो गया, दैट इज़ फिक्स, है ना। तो शॉर्ट रन में हम एक चीज़ को फिक्स करते हैं, तो आपका हो सकता है वो फिक्स इनपुट हो। अंडर परफेक्ट कंपटीशन, परफेक्ट कंपटीशन में हमेशा आपका AR MR के बराबर होता है ना। यहाँ पर आपको पता है AR = MR। मैंने इसको जो है रेवेन्यू के, अभी जस्ट मैंने एक रेवेन्यू का आपका वीडियो बनाया हुआ और यूटिलिटी से रिलेटेड भी वीडियो बनाया हुआ, तो उसमें भी आप जाके इसको कवर कर लीजिएगा, क्योंकि वहाँ पर परफेक्ट कंपटीशन मार्केट में एवरेज रेवेन्यू कर्व कैसा होता है और आपका इनपरफेक्ट में कैसा होता है, सारी चीज़ें उसको मैंने डिटेल में एनालिसिस किया है। तो प्लीज़ आप जाके उस वीडियो को देख लीजिए, आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। और यूटिलिटी का तो इतना हेल्पफुल है कि आपको कह नहीं सकती, क्योंकि उसमें नेट एंड GRF के भी क्वेश्चंस पड़े हुए हैं और काफ़ी मस्ट है आपके लिए, ज़रूर उसको देख लीजिएगा। तो यहाँ पर ऑप्शन A करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा है द इक्विलिब्रियम ऑफ मोनोपोली, विच कंडीशन फॉलोइंग शुड सेटिस्फाई। तो मार्जिनल रेवेन्यू जब आपके मार्जिनल कॉस्ट के बराबर होता है तो इक्विलिब्रियम कंडीशन होता है, मतलब फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम यही होता है जहाँ पर कि हमारा मार्जिनल रेवेन्यू किसके बराबर होता है, हमारे मार्जिनल कॉस्ट के बराबर होता है। ठीक है, तो ऑप्शन A करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा है द लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन। लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन हमारा किसके लिए है, तो याद रखिएगा कि वेरिएबल नाम है वेरिएबल प्रोपोर्शन, तो ये लॉन्ग पीरियड के लिए है। ठीक है, ओके क्लियर, ये आपका लॉन्ग पीरियड के लिए होता है, लॉन्ग लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन। ठीक है, यहाँ पर ऑप्शन B करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है ओरिजिनल फिलिप्स कर्व। ओरिजिनल फिलिप्स कर्व किस चीज़ के बीच ट्रेड ऑफ बताता है, तो याद रखिएगा कि इन्फ्लेशन एंड अनएम्प्लॉयमेंट के बीच में बताता है। जैसे कि हमने स्टैगफ्लेशन में पढ़ा था कि आपका इन्फ्लेशन और अनएम्प्लॉयमेंट में कैसा संबंध होता है, पॉजिटिव रिलेशन होता है। कैसे, कौन से वाले में, स्टैगफ्लेशन में। पर यहाँ पर आपके फिलिप्स ने इसको नकार दिया और कहा कि नहीं, यहाँ पर क्या होता है, नकारात्मक दोनों में संबंध होता है। जब इन्फ्लेशन ज़्यादा होता है तो अनएम्प्लॉयमेंट क्या होती है, कम होती है। इसका फिलिप्स का अगर ड्रॉ करूँ तो मैं इस तरीके से आपको देखने के लिए मिलेगा। और यहाँ पर आप देखोगे कि इन्फ्लेशन जब ज़्यादा है तो अनएम्प्लॉयमेंट, यहाँ पर आपका इस पे अनएम्प्लॉयमेंट लेते हैं एक्स एक्सिस पे, इन्फ्लेशन आपके वाई एक्सिस पे लेते हैं। तो आप देखोगे कि इन्फ्लेशन 10% है तो आपका अनएम्प्लॉयमेंट जो है 4% आपकी इकोनॉमी में कर रही है। तो अगर आपका इन्फ्लेशन गिर जाता है, इन्फ्लेशन आपका सपोज़ 2% हो गया, तो अनएम्प्लॉयमेंट जो है आपका बढ़ के 8% हो जाएगा। तो इस तरीके से मतलब ट्रेड ऑफ देखने के लिए मिलता है। तो ऑप्शन B यहाँ पर जो है करेक्ट हो जाएगा, मतलब सेकेंड वाला। नेक्स्ट देख लेते हैं, डिफ्रेंशिएटेड प्रोडक्ट हैज़।
अब डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट क्या होता है, तो यहाँ पर क्या मेनी परफेक्ट सब्स्टिट्यूट होते हैं या फिर क्लोज नॉट परफेक्ट सब्स्टिट्यूट। नेक्स्ट हमारा है नो क्लोज सब्स्टिट्यूट या फिर नो सब्स्टिट्यूट ऑफ एनी काइंड। तो डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट मतलब उसका कलर टेक्सचर है ना, आप किस में इस चीज़ को देखते हो, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन है ना, जहाँ पर लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर्स होते हैं ना, वहाँ पर देखते हो। तो क्या होते हैं यहाँ पर, याद रखिएगा कि बहुत सारे जो है क्लोज सब्स्टिट्यूट होता है, जैसे आप पेप्सोडेंट, क्लोजअप है ना, ये सारी क्या है, एक तरीके की पेस्ट है जो कि दांत को साफ करती है, पर क्या है डिफरेंशिएटेड है, किसी का कलर अलग है, किसी के जो है उसमें मिंट ज़्यादा है, कोई जो है नेचुरल प्रोडक्ट से बना रहा है। तो ये सब बस डिफरेंस है। तो यहाँ पर आपका मेनी परफेक्ट जो है सब्स्टिट्यूट मिल जाएगा यहाँ पर। परफेक्ट कंपटीशन इज़ कैरेक्टराइज्ड बाय ऑल ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट। अब परफेक्ट कंपटीशन का आपको फीचर याद करना होगा, तभी जाके इसका आंसर कर पाओगे, ठीक है। तो क्या परफेक्ट कंपटीशन में वेल इन्फॉर्मेशन होता है बायर सेलर को रिस्पेक्ट ऑफ प्राइस, यस इट इज़, ये सही है आपका। दूसरा है लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर, ये भी सही है। नो रिस्ट्रिक्शन ऑफ एंट्री, ये भी सही है, पर कोई भी एडवर्टाइजिंग कॉस्ट नहीं होती है यहाँ पर। आपको एडवर्टाइजिंग कॉस्ट का जो कंसेप्ट मिलेगा वो आपको ओलिगोपोली एंड आपकी मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में मिलता है। काफ़ी ज़्यादा आपकी सेलिंग कॉस्ट, एडवर्टाइजिंग कॉस्ट को हम लोग और क्या कहते हैं, सेलिंग कॉस्ट कहते हैं, वहाँ पर लगती है। तो यहाँ पर जो है आपका ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर कौन सा जो है आपका कैरेक्टरिस्टिक नहीं है, तो आपका लास्ट वाला है। याद रखिएगा कि होमोजीनियस प्रोडक्ट होता है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आपको सॉल्व कराना चाहिए, क्योंकि रिग्रेशन से काफ़ी क्वेश्चन बन रहा है ना। तो देख लेते हैं क्या है क्वेश्चन आपका। एक टू रिग्रेशन लाइन है, एक y ऑन x है एंड x ऑन y है। इसको मैंने क्लास में भी कवर करवाया अपने, तो जो मतलब मेरे स्टूडेंट देख रहे होंगे तो उनको तो अच्छा लग रहा होगा कि आ रहा है मुझे, पर आपको भी आ रहा होगा, आपने भी पढ़ा होगा। तो क्या है क्वेश्चन कि आपका 3x + 2y = 26 है ना, और 6x + y = 31, ये आपका दिया हुआ है। अब हमको फाइंड करना है, तो हम क्या करेंगे कि इसको फाइंड करने के लिए, ठीक है, पहले तो हम लिख लेंगे यहाँ पर इस वाले इक्वेशन को, ठीक है, जैसे आपका लिखा हुआ है ना इक्वेशन, यहाँ पर हम इसको ले लेंगे 2y = ठीक है आपका 3x, ठीक है 3x + 2x, ठीक है। तो y = आपका हो जाएगा -3/2x + 26/2, ठीक है, ओके, ये हम ले सकते हैं, क्लियर। अब जो हमारा मतलब इक्वेशन आपको पता है ना कि जो आपका आता है इक्वेशन ये वाला y = by ऑन x, मतलब हम y ऑन x निकाल रहे हैं, आपका x + a, ठीक है। इससे हम जो है कंपेयर कर लेंगे, तो हमारा जो y ऑन x आ जाएगा, यहाँ पर देखो by ऑन x हमारा कितना आ जाएगा, -3/2 आ जाएगा, ठीक है, -3/2 आएगा। इसी तरीके से हम जो सेकेंड इक्वेशन उसको भी फाइंड कर लेंगे। तो यहाँ पर जो बनेगा, आपको लिख देती हूँ मैं, ठीक है, यहाँ पर बनेगा x = -1/6y + 31/6। अब हम इसको जो है, क्योंकि ये जो इक्वेशन है वो क्या है आपका x ऑन y है ना, x ऑन y है, ये हम रिग्रेशन का क्वेश्चन फाइंड कर रहे हैं। आप लोग पैनिक मत करिए, आप जाके एक बार इसको पढ़िए तो समझ में आपको आ जाएगा। x = x ऑन y, ठीक है, और इंटू y + a, इस तरीके से लिख लेंगे। तो हमारा x ऑन y क्या आ जाएगा आपका bx ऑन y -1/6। तो हमें दो चीज़ फाइंड हुआ, bx ऑन y एंड y ऑन x हमें फाइंड हो चुका है। अब हम जो है रूट निकाल लेंगे, आप सभी को पता है ना कि रूट फाइंड करते हैं इसके बाद। तो हम दोनों को रूट के अंदर रख के उसको फाइंड करने की कोशिश करेंगे कि आपका क्या आंसर बन रहा है, ठीक है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, क्योंकि रिग्रेशन से आपके लगातार पेपर में जो है क्वेश्चन आजकल देखने के लिए मिल रहा है। तो आपको पहली बात तो इसको फाइंड करना आना चाहिए, है ना। तो अगर हम इसको फाइंड करते हैं, ठीक है, दोनों की वैल्यू हमारी x ऑन y एंड y ऑन x आ चुका है, तो हमारा क्या हो जाएगा, ये bx ऑन y एंड y ऑन x। कभी कभी तो ये डायरेक्ट इक्वेशन ही पूछ देता है आपके पेपर में। अब आप, मैंने अभी फाइंड किया था, दोनों की वैल्यू आप पुट कर लो, ठीक है। तो आपका आ जाएगा आंसर में -1/6 इंटू -3/2। आप इसको फाइंड करोगे तो आपका आंसर आएगा +(-1/2). अब इसको और सिंप्लीफाई करोगे तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा और हमारा आंसर आ जाएगा, r की वैल्यू हमारी आ जाएगी -0.5, ठीक है।
-0.5, यानी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा सेकेंड वाला। तो आपको पहली बात तो बी एक्स ऑन वाई एंड वाई ऑन एक्स पता होना चाहिए, तब जाके इसको आप फाइंड कर पाओगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हमारा जो है कोफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन देखना है। तो क्वार्टाइल डेविएशन निकलता कैसे, x3 माइनस q3 माइनस q1, ठीक है। और जो अगर आप जो है इसका कोफिशिएंट फाइंड करना चाहते हो तो अपॉन 2 कर दो। तो वैल्यूज़ तो आपको गिवन है, वैल्यूज़ गिवन है ना, x3 की वैल्यू, q3 की वैल्यू हमें 40 गिवन है एंड q1 की वैल्यू 20 है, अपॉन 2 कर लो तो हो जाएगा 20/2। तो यहाँ पर आपका आंसर आ जाएगा कितना, क्योंकि q3 हमारा 40 दिया हुआ है एंड q1 हमारा कितना है 20 गिवन है, ठीक है। तो हमारा आंसर आएगा 10, ठीक है। तो क्वार्टाइल डेविएशन आपका यहाँ पर आ जाता है, कोफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन यहाँ पर हमारा 10 आएगा, पर ऑप्शन तो वेरीफाइड नहीं हो रहा है। तो हम दूसरा क्वेश्चन, दूसरा जरा लगाएंगे, q3 माइनस q1 डिवाइडेड बाई q3 प्लस q1। जरा इसको लगा के देखो क्या आता है। तो q3 माइनस q1 तो आपका आ जाएगा 20, q3 प्लस q1 हमारा कितना आ जाएगा 60, है ना, यहाँ पर 60 आ जाएगा। अब इसको हम जो है सिंप्लीफाइड करेंगे, और तो अब डिवाइड करो ट्रू को, ठीक है। तो आपका हो जाएगा, ठीक है। तो आपका 0.33 मतलब आपका आंसर 1 बन रहा है, ठीक है, फर्स्ट वाला। पर यहाँ पर दो चीज़ें हैं, एक तो पहली चीज़ की क्वार्टाइल डेविएशन निकलता कैसे, q3 माइनस q1, ठीक है। अगर हम q3 माइनस q1 डिवाइडेड बाई 2 अगर कर देते हैं तो ये हमारा जो है आ जाता है आपका रेंज ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन है, ठीक है। और कोफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन निकालने का टेक्निक है q3 माइनस q1 डिवाइडेड बाई q3 प्लस q1, ठीक है। आप ये वाले फॉर्मूले पे लगाओगे, ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा फर्स्ट वाला, ठीक है, मैंने फाइंड कर लिया। नेक्स्ट है आपका यहाँ पर देखो कि दिया है मोड आपका 5 है। पहले चीज़ तो याद रखना कि ये मीन यहाँ पर देखना कि ग्रेटर है ना, मीन 20 है, फिर मीडियन बड़ा है आपके किससे, आपके मोड से, है ना, मोड से बड़ा है, यानी सबसे बड़ा मीन है, फिर मीडियन है, फिर मोड है। तो ये आपका कैसा होगा, आपका स्क्यूड होगा राइट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। आपका मीन और मोड दिया हुआ है, तो पहली बात तो आपको पता फार्मूला पता होना चाहिए, 3 मीडियन माइनस 2 मीन, है ना, ये फार्मूला आपको पता है ना, 3 मीडियन माइनस 2 मीन। हम फाइंड करते हैं मोड इस तरीके से, पर यहाँ पर तो हमें मोड गिवन है, तो मोड की वैल्यू क्या है 25 लिख लो, ठीक है। अब नेक्स्ट हमारा क्या गिवन है, 3 मीडियन, मीडियन तो आपको अभी पता नहीं है, फाइंड करना पड़ेगा ना हमें, और 2 मीन जो है हमारा कितना है 28, ठीक है। अब आप क्या करो कि पहले तो इसको मल्टीप्लाई कर लो, ठीक है, 28 इंटू 2 करेंगे तो कितना आ जाएगा, ठीक है 16, और यहाँ पर 56, ठीक है 56 आ जाएगा, और 50 इधर लेके चलो आओ इसको, इधर 56 को इधर लाओ, तो 25 प्लस 56 कितना हो जाएगा आपका, ठीक है। यहाँ पर आपका हो जाएगा ये 81, ठीक है 81। अब 81 को तुम डिवाइड करो 3 से, ठीक है, 81 ही आएगा ना, क्योंकि हम जो है किसको कर रहे हैं 25 आपका मोड है, ओके, और 28 हमारा मीन है, तो 3 मीडियन माइनस 2 मीन, ओके। तो अब हम जो है मीन की वैल्यू हमने रखा था, ओके 16 56, क्लियर है, ठीक है सही है। और नेक्स्ट देख लेते हैं, चेक कर लेते हैं। यहाँ पर आपका 6 5 11 हो गया यहाँ पर, और 5 7 8 81, ठीक है। आपका 81 डिवाइडेड बाई कर दो तो कितना हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर आपका हो जाएगा ये 3 2 6, ठीक है 3 2 6, और बचा आपका 221, तो 3 7 जा, है ना, 3 7 जा 21, यानी आंसर हमारा आ जाएगा 27। ऑप्शन ए जो है करेक्ट है, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग। तो आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पर जो आपका प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग करेक्ट है वो आपका है सिस्टमेटिक। आप टाइप्स ऑफ पढ़ लीजिएगा इसको। पॉजिटिवली स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन अभी जस्ट मैंने बताया है, वहाँ पर आपका जो है मीन किससे बड़ा होता है, मीडियन से और मोड से, ठीक है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, आपका पॉजिटिवली स्क्यूड या फिर राइटली स्क्यूड बोलते हैं। अभी जस्ट इसके पहले वाले क्वेश्चन में आपने देखा था। नेक्स्ट आपका दिया हुआ है, आप इजी है, फाइंड कर लोगे, आर एक्स वाई फाइंड करना, जस्ट अभी मैंने जो है बताया था, बी वाई ऑन एक्स, या फिर आप डिवाइड कर लो एक्स ऑन वाई,
आप इसको रूट में रख लो, रूट रख के सॉल्व कर लेना। 1.6 इंटू 0.4, इसका आंसर आ जाएगा 0.8। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन कौन सा है? फोर्थ वाला करेक्ट है। नेक्स्ट है द मेजर ऑफ स्ट्रेंथ ऑफ लीनियर रिलेशनशिप एग्जिस्ट बिटवीन द टू वेरिएबल। तो किससे फाइंड करते हैं हम? कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन। कोरिलेशन हमारा +1 होता है, नेगेटिव। अगर आपका परफेक्टली नेगेटिव कोरिलेशन होगा तो -1, परफेक्टली पॉजिटिव तो आपका क्या हो जाएगा? +1, और 0 मतलब कोई कोरिलेशन नहीं है। तो यहाँ पर आपका स्ट्रेंथ जब फाइंड करते हैं तो हमारा कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन। बेस्ट डिस्पर्शन कौन मेज़र होता है? आपका स्टैंडर्ड डिवीजन। अगर सपोज स्टैंडर्ड डिवीजन नहीं गिवन है तो याद रखना कि वेरिएंस है, ठीक है। वेरिएंस और स्टैंडर्ड डिवीजन को हम लोग बेस्ट मानते हैं। डिनोट किससे करते हैं स्टैंडर्ड डिवीजन को? सिग्मा से। और वेरिएंस अगर हम स्टैंडर्ड डिवीजन का स्क्वायर कर देते तो हमारा वेरिएंस आ जाता है। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुत ईजी है, कुछ भी नहीं है। यहाँ पर एक बॉल है, इज ड्रॉन एट अ रैंडम फ्रॉम द बॉल containing 6 red ball and 4 white ball and 5 blue ball. Then the probability of drawing not red ball is easy है। तो पहली चीज़ तो आप सारे जितने बॉल्स गिवन है उसको ऐड कर लीजिए। 6 रेड बॉल प्लस 4 वाइट बॉल एंड 5 आपका ब्लू बॉल, तो आपका 15 आ जाएगा। मतलब टोटल जो है आपका ये टोटल मतलब जो इवेंट है आपका 15 हो जाएगा। अब आप जो है रेड बॉल की प्रोबेबिलिटी निकालोगे, तो रेड बॉल की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी? 6/15, ठीक है। ये रेड बॉल के आने की प्रोबेबिलिटी हो गई। अब नहीं रेड आने की प्रोबेबिलिटी ये हो जाएगी 1 - 6/15। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो 15 - 6/15, तो आपका आंसर क्या बनेगा? ऊपर मैं लिख देती हूँ, आप यहाँ पर इसको लिखोगे 9/15, ठीक है। 9/15 आएगा। अब इसको और सिंप्लीफाई कर सकते हो क्योंकि 3 से डिविजिबल है, तो 3 3 = 9 और 3 5 = 15, यानी 3/5। तो आंसर में देखिए कौन सा है? ओके, यहाँ पर थर्ड वाला करेक्ट है। इस तरीके से आप फाइंड कर सकते हो, ईजी है। द मेंबर ऑफ पॉपुलेशन सेट। तो पहली बात तो पॉपुलेशन अगर हम लेते हैं तो डेटा से लेते हैं, पर यहाँ पर मेंबर की बात कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर आपका एलिमेंट हो जाएगा, ऑप्शन सेकंड करेक्ट है। नेक्स्ट हमारा हेक्सरोलिन, जो इंटरनेशनल बेस्ड ऑन किस पे डिपेंड करता है आपके? याद रखिएगा कि फैक्टर एंडाउमेंट बोलता है ना कि हेक्सरोलिन थ्योरी ने आपने पढ़ा होगा, तो उसमें बोला गया है कि जिस कंट्री के पास अगर वो कैपिटल इंटेंसिव प्रोडक्ट बनाता है तो वो कैपिटल इंटेंसिव उसको जो है एक्सपोर्ट करना चाहिए। अगर वो लेबर इंटेंसिव बनाता है तो उसको लेबर इंटेंसिव प्रोडक्ट को क्या करना चाहिए? जो है एक्सपोर्ट करना चाहिए। तो यहाँ पर ये एचओ थ्योरी में, एचओ थ्योरी का जो है क्रिटिसिज्म किसने किया था? लियोन्टिफ पैराडॉक्स में। तो यहाँ पर फैक्टर एंडाउमेंट की बात करता है, मतलब फैक्टर जैसे लेबर है, इंडिया में लेबर अबंडेंस है, तो यहाँ पर लेबर फैक्टर एंडाउमेंट है। अगर यूएसए में देखें तो कैपिटल, तो यूएसए को क्या करना चाहिए? फ़ोन, लैपटॉप, ये सारी चीज़ों को जो एक्सपोर्ट करना चाहिए अकॉर्डिंग टू एचओ थ्योरी। और इंडिया को क्या करना चाहिए? एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट, क्योंकि यहाँ पर लेबर बहुत है, ठीक है। पर लियोन्टिफ पैराडॉक्स अपोजिट बोल देता है, नहीं ऐसा नहीं करना चाहिए। अगर यूएसए में कैपिटल इंटेंसिव है तो वहाँ पर लेबर इंटेंसिव को प्रोडक्ट अपना देना चाहिए, और अगर इंडिया में सपोज लेबर इंटेंसिव है तो यहाँ पर कैपिटल इंटेंसिव प्रोडक्ट को क्या करना चाहिए? एक्सपोर्ट करना चाहिए, ठीक है। इस तरीके से बोला गया है। ओके, तो यहाँ तक हमारा 79 क्वेश्चन हो गया, ठीक है। अब हम जो है 80 से लेके 100 तक के क्वेश्चन विद डिटेल एनालिसिस नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक शेयर करिएगा, सपोर्ट करिएगा, जिससे कि आपको लगातार पेपर का हल मिलते रहे, क्योंकि आपके इस सपोर्ट से ही हमें लगातार जो है वीडियो बनाने का मोटिवेशन मिलता है, ठीक है। तो आप लोग ज़रूर सपोर्ट करिए, शेयर करिए, क्योंकि CUET इकोनॉमिक्स एंट्रेंस एग्जामिनेशन की जो लगातार तैयारी आपको यहाँ पर मिलता रहेगा। जुड़े रहिएगा चैनल से। धन्यवाद।